नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि साइक्लोन यास अब खतरा बनकर उभर चुका है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तमाम इलाकों को यह प्रभावित करेगा। इस बारे में हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और खास तौर पर जो मौसम विभाग कह रहा है उस पर लगातार लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ हम भी आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आखिरकार इस सीजन में खास तौर पर मानसून से पहले दो दो साइक्लोनों का आना, यानी पहले ताउते और उसके बाद ये साइक्लोन यास, आखिरकार क्या वजह है, क्यों इसको सामान्य माना जाए या असामान्य माना जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एल.एस. राठौर जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राठौर जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, इस सीजन में जबकि मानसून दस्तक दे रहा है, दो दो साइक्लोन, एक नहीं दो दो साइक्लोन, क्या कहेंगे सर इसको? मैं कहूंगा कि ऐसा कई बार हुआ है कि मानसून पूर्व तो चक्रवात की ऋतु है, और जैसा हम सभी जानते हैं कि चक्रवात दो ऋतुओं में आता है, मानसून से पहले और मानसून के बाद भी। तो मानसून के पूर्व में चक्रवात होना एक सामान्य बात है। हाँ, वो बात थोड़ा हमें लग रहा है कि अरब सागर में बना और उसके तुरंत बाद बंगाल की खाड़ी में बना, पर ऐसा होता है, तो इसमें अनियमित कुछ भी नहीं है। सर, बहुत से लोग चक्रवातों को कहीं ना कहीं इनकी जो संख्या, उनका कहना है, बढ़ रही है और ज्यादा विनाशकारी हो रहे हैं, तो इसके पीछे वो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक जो है फैक्टर है। कितना सहमत है सर इससे? अभी तक जो शोध हुआ है सिद्धार्थ जी, उसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इनकंक्लूसिव शोध है और इसको ये बहुत सटीक निर्णय नहीं निकाल पाए हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण में क्या चक्रवातों की संख्या, उनकी तीव्रता या उनके एसोसिएटेड जो प्रभाव है उनमें बदलाव आया है। हम जानते हैं कि चक्रवात जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसके 5 बेसिन्स हैं। 2 प्रशांत महासागर के हैं, 2 अटलांटिक के हैं और एक हिंद महासागर के। और हिंद महासागर में भी 2 सब बेसिन है, एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है। और पांचों ही बेसिन में जिस प्रकार जो शोध हुआ है, और जो 2 प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या मानव के प्रभाव के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण कोई प्रभाव हो रहा है, और दूसरा, हो रहा है तो कितना। और इन दोनों प्रश्नों, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रवात का जो समाज के विभिन्न आयामों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, नकारात्मक होता है अधिकांशतः, तो उसको लेकर के बहुत शोध हो भी रहा है, लेकिन अभी बहुत कंक्लूसिव नहीं है। अगर विस्तार से बात करें और हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जहां तक बंगाल की खाड़ी है, वहां पर अभी कोई बहुत ऐसे परिणाम नहीं आए हैं जो ये सिद्ध कर पाए कि जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या, बारंबारता और तीव्रता में कोई उछाल आया हो। अलबत्ता अरब सागर में जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आंके गए हैं अब तक, उसमें ये देखा गया है कि मानसून के पूर्व के जो चक्रवात हैं उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। अलबत्ता मानसून के पश्चात जो चक्रवात बनते हैं उनकी संख्या में थोड़ा वृद्धि हुई है, न केवल संख्या में बल्कि तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। राठौर सर, हमारे दर्शकों के लिए हम चाहते हैं कि आप बताइए कि ये साइक्लोन आखिरकार बनते कैसे हैं। जैसे मानसून में तो ये सबको समझ में आता है कि भाई हवाएं आती हैं विषुवत रेखा से और घूमती हैं, उसका केरल हो गया या सबसे पहले अंडमान निकोबार में आती हैं। लेकिन ये जो चक्रवात हैं, ये किस तरीके से बनते हैं और क्यों इतने विनाशकारी होते हैं?
देखिए, चक्रवात बनने के लिए, चूंकि चक्रवात समुद्र में बनते हैं, समुद्र में इसलिए बनते हैं कि वहां पर बहुत गहरी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। जल होने के कारण वहां पे इंस्टेबिलिटी डेवलप होकर बड़े बड़े मेघ बनते हैं, और मेघों के समूह का एक अगर घूर्णन हो और चक्रीय परिस्थितियां बने तो चक्रवात उससे एक समेकित प्रभाव से विकसित हो जाते हैं। अब इसके लिए 3 परिस्थितियां, वैसे तो अधिक भी है, लेकिन 3 जो प्रमुख परिस्थितियां हैं कि एक तो ऊर्जा का उपलब्धता, जिसमें कि समुद्र ताप से जनित ऊर्जा या वायुमंडल में भी ऊर्जा के साथ साथ में जो इंस्टेबिलिटी है उसका बने रहना। दूसरा पर्याप्त नमी, और तीसरा हवाओं में जो है चक्रीयता। और चक्रीयता के साथ में हम जैसा आमतौर पे देखते हैं कि कई स्थानों पर हवाओं में विंड शीयर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो चक्रवात बनने नहीं देती अगर बाकी परिस्थितियां अनुकूल हो तब भी। और जो समुद्र के तापमान का जहां तक प्रश्न है, जो कि एक ऊर्जा का द्योतक है, वहां पर भी 26.5 डिग्री के ऊपर, या चाहे फिर 28 हो, चाहे 29 हो, 30 हो, 31 हो, कोई विशेष फर्क नहीं है। जो एक मिनिमम क्राइटेरिया, एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है, उसके मिलने के पश्चात बाकी परिस्थितियां जो है वो तीनों में अगर सामंजस्य होता है तो चक्रवात बनते हैं। और ये आपको एक बात और मैं बता दूं कि हिंद महासागर में जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर चक्रवात नहीं बनते हैं, या तो उसके थोड़ा उत्तर में बनेंगे या थोड़ा दक्षिण में बनेंगे। और उसकी वजह यह है कि जो कोरियोलिस फोर्स है, जो कि ये घूर्णन या चक्रीयता प्रदान करता है, वो वहां पर शून्य होती है, इसलिए थोड़ा उत्तर या दक्षिण में होना आवश्यक है। सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात की और विषुवत रेखा की बात की। विषुवत रेखा पे चक्रवात नहीं बनते हैं। अब अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा बनते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा बनते हैं, एक सवाल हमारा ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या दोनों की गतियों में फर्क होता है? घूमने की जो गति है उसमें कोई फर्क होता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र और भूमि का जो आवंटन है उसमें समुद्र यानी जलीय क्षेत्र की मात्रा काफी अधिक है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर जो चक्रवात बनने के जो घातक प्रभाव हैं, क्योंकि वहां मानव अधिक है, तो वो ज्यादा गंभीर और गहन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जो जियोग्राफिकल सेटिंग ऐसी है कि वहां पर उसके उत्तर की दिशा में जाने की संभावना नहीं, क्योंकि भूभाग आ जाता है। इसके ठीक विपरीत हिंद महासागर दक्षिण में अंटार्कटिका तक खुला है। तो दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं। संख्या के बारे में जहां तक प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से मुझे स्टैटिस्टिक्स ध्यान नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर परिस्थितियां अधिक अनुकूल है तो संख्या भी शायद अधिक हो, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सर, अगर हम साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर में अलग अलग नाम रखे जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर नाम रखने के लिए अलग अलग एजेंसीज को अधिकृत किया गया है। तो अगर हम भारत की बात करें, खास तौर पर अपने देश की बात करें, उपमहाद्वीप की बात करें, तो उसमें किस तरीके से नाम रखे जाते हैं? और जैसे कि साइक्लोन को साइक्लोन यास कहा जा रहा है, तो अगला जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का दिया हुआ नाम है, पहले से फिक्स है, गुलाब है। तो नाम रखने की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से रखा जाता है? देखिए, नाम रखने की प्रक्रिया बहुत ही उसका एक प्रोसीजर है। जो पांचों बेसिन है उसमें एक अधिकृत एजेंसी है जो कि ये नामकरण का एक जो प्रक्रिया है उसको
पूरा करती है। जहां तक भारत का और इसके जो हिंद महासागर का प्रश्न है, यह भारत मौसम विज्ञान विभाग में अवस्थित रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर है, वो ये नामकरण की प्रक्रिया करवाता है, जो कि विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एस्केप पैनल, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, उसका एक पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर, उसके तहत ये नामकरण, बाकी भी कई व्यवस्थाएं हैं। और इसमें जो है ये हमने 2004 में ये प्रक्रिया शुरू की थी। उस वक्त केवल 8 देश एस्केप पैनल के सदस्य थे, जिसमें कि भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, ये 8 देश थे। और उसके पश्चात जो ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन, ये इस प्रकार कुल मिलाकर के अब 13 सदस्य हैं। और 13 सदस्य एक बैठक में अपनी अपनी तरफ से नाम सुझाते हैं और फिर एक टेबल बना ली जाती है, और उस टेबल में क्रमानुसार, देश के क्रमानुसार वो जो नामकरण किया जाता है, वो उसी के हिसाब से साइक्लोन के नाम दिए जाते हैं। और नाम देते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि ये अल्फाबेटिकल कंट्री वाइज हो, और फिर उसको सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है, और इनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। और हमारा एक बेसिन थोड़ा विशिष्ट है कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि प्रशांत महासागर में, खासतौर से जो दक्षिण चीन महासागर है, दक्षिण चीन समुद्र है, वहां जो पैसिफिक के साइक्लोन्स हैं, वो भी वापस जो है बंगाल की खाड़ी में आकर के एमर्ज हो जाते हैं। तो वहां पर जो उनको नाम दिया गया है वो बदला नहीं जाता है। ये एक है। तो जो हमारी टेबल के बाहर के नाम भी इस प्रकार हमारे यहाँ आ सकते हैं। और जहां तक अटलांटिक बेसिन का सवाल है, उन्होंने सबसे पहले 1953 में ये प्रक्रिया अपनाई थी। और शुरू में तो वहां नामकरण महिलाओं के नाम से होते थे, फिर पुरुषों के नाम भी होने लगे, लेकिन अब कमोबेश यही है कि सभी बेसिन में नाम ऐसे हो जो सर्वमान्य हो और किसी को बहुत आपत्तिजनक नहीं हो। और नाम रखने से, चूंकि हम जानते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, जो सूचना का प्रचार प्रसार है आम जन तक, मीडिया तक, या शोधकर्ताओं तक, या जो डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटीज है, वो उसको अपने आप से बेहतर कर पाते हैं। और बहुत आसानी होती है मीडिया के लिए भी आम जन तक पहुंचने में, अगर इसका नामकरण ठीक हो। लेकिन नाम अच्छा होना चाहिए और संक्षिप्त भी हो और लोगों की जबान पे चढ़े तो और बेहतर है। राठौर जी, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे। मौसम विभाग की बात करें तो पिछले कुछ सालों में तमाम चीजें सुधरी हैं, और खास तौर पर जो साइक्लोन का जो प्रेडिक्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक्यूरेसी लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि एक जिम्मेदारी वाला काम है। अगर प्रेडिक्शन थोड़ा भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और साइक्लोन का प्रेडिक्शन, जैसा कि हमारे पास जो जानकारी उसमें ये है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर भी चीजें बदलती हैं। तो सर क्या कहेंगे, किस तरीके से मौसम विभाग के सामने चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, काम तो चुनौतीपूर्ण है। काम चुनौतीपूर्ण पहला तो ये कि आजकल हम साइक्लोजेनेसिस यानी साइक्लोन बनने से पूर्व का भी हम पूर्वानुमान दे देते हैं, और उसके पश्चात एक बार चक्रवात बन गया तो आपकी चुनौती ये होती है कि किस दिशा में जाएगा, तीव्रता का आकलन कब कब तीव्र होगा, कब कब कम होता है। कई चक्रवात ऐसे भी होते हैं कि समुद्र पे बनते हैं, समुद्र पे नष्ट हो जाते हैं, तट पे आते ही नहीं है। हालांकि हिंद महासागर में हमारे यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक संभव है, क्योंकि यहाँ तो तट पे आएगा, बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर में, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड एरियाज हैं। और जब तट पे आना है तो भाई कब आना है, कहाँ आना है, और आने के पश्चात वहां पे हमें 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है
कि उसके साथ में कितनी बारिश होगी, बाढ़ की स्थिति कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, हवाओं की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि हवाओं से बड़ा नुकसान होता है। और तीसरा नुकसान जो है स्टॉर्म सर्ज से होता है। और स्टॉर्म जो लहरें उठेगी समुद्र की स्टॉर्म सर्ज के कारण, वो कितनी ऊंची उठेगी और कितने अंदर तक उसको जल प्लवन करेगी ताकि वहां से लोगों को हटाया जा सके। तो ये अतिरेक जो मौसम परिस्थितियां है, तेज हवाएं, अतिवृष्टि और सर्ज, इन तीनों का आकलन करके एक समेकित रूप से ये भी देखना है कि कहां से लोगों को हटाया जाए। विस्थापित करना आसान कार्य नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक, और अब ये भी चाहते हैं कि जो डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटीज है कि हमें समय रहते चेतावनी मिले। तो अब आजकल 5-7 दिन पहले से हम दे पा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2012 में जो फाइलिन का उड़ीसा तट पे जो चक्रवात आया था, वो उसके पश्चात से एक आमूलचूल परिवर्तन हमने अपने तकनीक में किया और उसके पश्चात उत्तरोत्तर हम उसमें गुणात्मक सुधार करते आ रहे हैं। और आज हम इस दशक में कहें तो विश्व की जो सबसे बेहतरीन पूर्वानुमान करने वाली एजेंसीज में भारत मौसम विज्ञान विभाग है, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राठौर साहब, एक आखिरी सवाल है। अमूमन चूंकि मौसम विभाग लगातार प्रेडिक्शन दे ही रहा है और आप महानिदेशक रहे, आप बेहतर जानते हैं उनका तरीका काम करने का, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सर क्या लग रहा है ये साइक्लोन यास कितना नुकसान पहुंचा देगा? नुकसान तो पहुंचाएगा। साइक्लोन तट पे तो हम प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं, तो वहां पर हम अधिक नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन चूंकि हमने ये देखा कि पिछला अम्पन भी आया, वो भी जो है जाकर के, और जब ये उत्तर दिशा में जाता है तो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे बहुत बारिश करता है, तो वहां पर भी इसके नुकसान करने की क्षमता अधिक है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। हर एक चीज नुकसान नहीं करती है, नुकसान के साथ कुछ फायदे भी होते हैं। अभी मानसून के पूर्व का समय है, हमें पानी चाहिए, पानी आएगा और एक बड़े भूभाग पे पानी आएगा। जो अभी तोते आया था उसने भी आपने देखा होगा कि केरल से लेकर के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार तक आपको बारिश दिया। मॉनसून के पहले की बारिश, उससे बहुत लंबे व्यापक क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा हुआ। तो उसके चलते मॉनसून अगर थोड़ा देरी भी हो जाता है तो ये जो बारिश मॉनसून के पूर्व की एक व्यापक क्षेत्र में हो जाती है तो उसके भी लाभ है, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। सर, आपने मानसून का जिक्र किया तो इससे जुड़ा एक सवाल बनता है। अरब सागर में सर जब साइक्लोन आता है तो कहते हैं मानसून को जो है ये नुकसान करेगा, और जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र हमेशा मानसून को आगे बढ़ाता है और साइक्लोन आ रहा है, तो क्या ये मानसून को आगे बढ़ाने में सहायक होगा या इसे रोकेगा? देखिए, आमतौर पे मॉनसून के पूर्व में जो चक्रवात बनते हैं तो समुद्र में बड़ी उथल पुथल करते हैं, समुद्र ठंडा हो जाता है। समुद्र ठंडा होने से मॉनसून को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी हो जाती है। तो ये एक कई केसेस में हमने पाया है कि ऐसे चक्रवात बनने के पश्चात में मॉनसून का जो ऑनसेट है, शुरुआत है, उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये कोई बहुत आवश्यक बात नहीं है। अभी चूंकि अरब सागर में बना है, वहां पे वापस स्थिर हो रहा है, समुद्र के तापमान में स्थिरता आ रही है। और एक अच्छी बात यह कि मॉनसून तो हम उसी के लिए अपेक्षित है कि बारिश आए, और अगर बारिश आपको पहले आ गई और 2-4 दिन का विलंब भी हो जाए तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि बहुत लंबे समय तक इसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राठौर साहब, आपका ढेर सारा धन्यवाद। तमाम चीजों पर आपने जो है हमारी दृष्टि साफ की, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के जो सवाल थे वो हमने आपसे पूछे
कि किस तरीके से जो लोगों की जिज्ञासा होती है, क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन चीजें पता होती हैं, क्योंकि साइंस के साथ साथ आम आदमी की भाषा में पहुंचाना हम लोगों का काम होता है। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।